Hello friends, welcome to Adit Income Tax classes. My name is Adit Agarwal. So today we have to continue our same topic is company law. So this is a part 2 of this video. If you can see the part 1 of the video, so you can know about it. So let's to start it again. तो आज हम पढ़ेंगे कारपोरेट व्हील। गाइस कारपोरेट व्हील क्या होता है, हम आपको पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ाते हैं, उसके बाद हम आपको इसका मीनिंग समझाते हैं। The chief advantage of the incorporation from which all other follows is of course of separate legal entity of the company. सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स जो हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ी थी, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब एक कंपनी में एक एम्प्लॉय कभी कोई सारे काम नहीं कर सकता। इसलिए कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो डिफरेंट वर्क्स करते हैं, उसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। अब हम आगे पढ़ते हैं। However, it may happen that the corporate personality of the company is used to commit fraud or improper or illegal acts. Since an artificial person is not capable of doing anything illegal or fraudulent, the facade of corporate personality might have to be removed to identify the person who are really guilty. This is known as lifting the corporate wheel. अब हम आपको इसका पूरा मतलब समझाते हैं। गाइस कारपोरेट व्हील का मतलब होता है इसकी कोई कंपनी है, कंपनी में जो डायरेक्टर जो काम करते हैं उन्होंने ज़्यादा कमाई के लिए कंपनी के साथ फ्रॉड किया, कंपनी के साथ कुछ गलत किया, तो सरकार बाद में इनका पता कैसे चलता है। सरकार हर कंपनी में नज़र रखती है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सरकार हर जगह नज़र रखती है। सरकार को जैसे पता चलता है वो तुरंत इन पर एक्शन लेती है। इसमें कंपनी की तो कोई गलती नहीं होती, लेकिन एक्चुअल गलती इन लोगों की होती है। इन लोगों के पास इस चीज़ का राइट नहीं है कि ये लोग कंपनी के साथ कोई फ्रॉड कर सकें। यदि फ्रॉड होता है तो बाद में उनके ऊपर एक्शन लेती है सरकार। इसे कहते हैं कारपोरेट व्हील। इसका एक दूसरा नाम भी है लिफ्टिंग ऑफ कारपोरेट व्हील। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द कोर्ट में लिफ्ट द कारपोरेट व्हील में ब्रॉडली टू हेड्स। आइए देखते हैं कौन से टू हेड्स हैं। पहला है अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। चलिए देखते हैं अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में क्या दिया गया है। मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 34। प्रोस्पेक्टस मीन्स क्या होता है। प्रोस्पेक्टस मीन्स यानी कि कोई एक सूची, जैसे कि आपके घर में जब आपकी मम्मी पापा को सामान लेने के लिए देती हैं कि ये सामान लेना है, तो लिस्ट में लिख कर देती है कि नहीं देती। अब यदि अगर लिस्ट में कोई गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदार कौन होंगी, आपकी मम्मी। उसी प्रकार प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, कि कंपनी की सारी डिटेल बिल्कुल राइट होनी चाहिए। यदि आप गलती करते हैं तो उसमें आपकी सज़ा आपको होगी। चलिए हम इसे पढ़ते हैं, हम आपको समझाते हैं। इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस, every director, promoter, and every other person who authorized the issue of such a prospectus is to incur liability towards those who subscribe who first share on the faith of untrue statement contained therein. जिसने भी ऐसा किया होगा उसे सज़ा मिलेगी। और जो ये प्रोस्पेक्टस गलत बनाएगा, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रमोटर हो, एवरी कोई भी पर्सन हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। चलिए हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन के। हमने इसका अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन का पहला पॉइंट देखा था, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन का दूसरा पॉइंट है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। इफ द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी or any other person who enter into a contract or does any other act without fully or properly mentioning the name of the company and the address of his registered office, he shall be personally liable. The contract may be any contract, bills of exchange, fund, promissory note, check or order for money. मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, नाम से पता चलता है कि गलत नाम डालने से क्या क्या हो सकता है। अब जैसे कि आपने इसमें पढ़ा कि who enter into a contract or does any other act without fully or properly mentioning the name of the company and address of its registered office। जो भी कंपनी जब भी बनाई जाती है तो सबसे पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन कराती है रजिस्टर्ड ऑफिस में। यदि उसमें कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी गलती होती है, तो वो खुद लायबल होते हैं इस चीज़ के लिए। और इसके लिए मे बी कॉन्ट्रैक्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट, चेक और ऑर्डर फॉर मनी, ये सब होता है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं।
लायबिलिटी फॉर अंडर स्टैट्यूटरीज, आइए देखते हैं। देयर आर मैनी प्रोविजन ऑफ द company law where director of a company are personally liable for the default. In complying with those provisions, some of these are non-maintenance of proper books of accounts, default in filling of annual return, default in paying dividend. Besides, these directors may be held liable for pollution law and social security law. देखिए गाइस, कोई भी कंपनी होती है तो उसे हर कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट जो होती है वो हर कंपनी से उसका एक पर्सनली उसका एनुअल उसकी बैलेंस शीट मांगती है। ठीक, यदि अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए वो डायरेक्टर जिम्मेदार होगा। ठीक, अब जैसे कि इसमें दिखा है, नॉन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, डिफॉल्ट इन फिलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ गड़बड़ करी, एनुअल रिटर्न में गड़बड़ करी, पेइंग डिविडेंड में गड़बड़ करी, और तो और जो भी कंपनी होती है उसे नेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यदि अगर वो पॉल्यूशन लॉ कर रही है तो भी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी में कुछ गड़बड़ हो तो भी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होती है। आइए हम लोग 14 पॉइंट देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, the central government may appoint inspector to investigate and report on membership of the company and other matters relating to the company for the following purpose. सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोई भी कंपनी होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी की समीक्षा कराने के लिए एक इंस्पेक्टर को भेजती है फॉर टू इन्वेस्टिगेट एंड टू रिपोर्ट द मेंबरशिप ऑफ एनी कंपनी। कि कोई भी कंपनी है तो वो उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रोवाइड करी जाए। अब हम लोग उसके पॉइंट पर आते हैं। फॉर डिटरमाइन द टू पर्सनस हु आर और हैव बीन फाइनेंशियली इंटरेस्टेड टू सक्सेस और फेलियर ऑफ द कंपनी, कि जो मेंबर्स हैं वो पूरी तरह फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है सक्सेस और फेलियर के लिए। फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रू पर्सन हु आर और हैव बीन एबल टू कंट्रोल और मटेरियली इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, और उनकी उन कंपनी की पॉलिसी वगैरह क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका 5वां पॉइंट देखते हैं। फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन, इफ द एप्लीकेशन ऑफ दोज applicants whom no shares has been allotted in not repaid within 45 days of the issue of the prospectus, then the director of the company shall jointly and is severally liable to repay the money with interest 15% per annum from the expiry of the 45 days. जो शेयर्स होते हैं, यदि अगर कंपनी के डायरेक्टर ने वो पे नहीं किया 45 दिन के अंदर, तो उसके बाद 15% का इंटरेस्ट लगता है, और वो भी उसे 45 दिन के अंदर जमा करना ही होता है। और ये सब पूरा सेक्शन आता है सेक्शन 39 सब सेक्शन 3। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट चालू करते हैं। कॉर्पोरेट विल का नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन फॉर प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू। समटाइम्स a company formed purely as a means of evading taxes or the circumstantial tax obligation. In such a case, the court may discharge that corporate entity and lift the corporate wheel in order to protect government revenue. Guys, मैं आपको एक बात बता दूँ, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि कोई जैसे कि एक कंपनी है, वो इंग्लैंड की है, उसने अपना वो उसका हेड क्वार्टर तो इंग्लैंड में है, लेकिन उसने अपनी कंपनी खोली जर्मनी में। तो सरकार तो जो पैसा जो उधर से जो कमा रही है वो जर्मनी वाले लें तो ये गलत है ना। तो इसीलिए सरकार भी इस मामले पर सख्त होती है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उसे 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 सुरक्षित रखा जाए। इसका मतलब ये है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, व्हेन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज इन हैंड ऑफ पर्सन रिसाइडिंग इन एनवी कंट्री, अब हम आपको पढ़ाते हैं रिसाइडिंग इन एनी एनिमी कंट्री, द कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट भी एज द कंपनी एक्वायर एन एनिमी कैरेक्टर। कोई भी कंपनी का मैनेजर या कंपनी का कोई डायरेक्टर होता है वो किसी भी देश के किसी भी एनिमी को अपॉइंट नहीं कर सकता अपनी कंपनी के। ऐसा करके वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इसीलिए उसके ऊपर इस मामले के ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कोई भी कंपनी का मेंबर किसी भी दूसरे देश के आदमी को अपने देश की कंपनी का हेड नहीं बना सकता, या वो उस कंपनी का डायरेक्टर उसे अपॉइंट नहीं कर सकता। कंपनी एक्टिंग एज एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर, व्हेन अ कंपनी इज फाउंड फॉर एक्टिंग एज एजेंट फॉर अ शेयर होल्डर, द शेयर होल्डर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। जब भी कोई कंपनी फाउंड होती है तो एजेंट उसका शेयर होल्डर होता है, और शेयर होल्डर लायबल होते हैं उसके हर एक एक्ट के।
ठीक. Avoidance of welfare legislation. There are large number of welfare legislation, the payment of bonus, the payment of gratuity, provident fund, etc. in order to fix the liability for offences of default under welfare legislations. Avoidance of welfare legislation यानी कि जैसे कि आपकी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद उनको पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड, वो आपको उन्हें देना पड़ता है. यदि आप वो नहीं देंगे तो आपके पास सरकार एक्शन ले सकती है. आप उनके साथ गलत आप उनका आप उनका गलत करें तो आप उनके तो सरकार के ऊपर एक्शन लेगी, बिल्कुल लेगी, और आप ऐसा नहीं कर सकते. ये बात आप लास्ट पॉइंट, फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉड और improper conduct. When the machinery of incorporation has been used for some fraudulent purposes, like defrauding creditors or defeating or circumstantial law, the court have resorted and piercing the corporate veil and looking into realities of the situations. When the machinery जो कंपनी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो कहती है कि अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसके पास सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जैसे कि डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स हो गए, डिफ्रॉडिंग सर्कमस्टेंसेस. द कोर्ट में रिजॉर्टेड टू पियर्सिंग द कॉर्पोरेट बीट एंड लुकिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन. तो गवर्नमेंट तो कोर्ट तो इस चीज़ के मामले को कोर्ट संभालती है. ठीक है गाइज. सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.